जी हां दोस्तों, गजब हो गया। संसद भवन में पथराव, गोलीबारी और कर्फ्यू। अब तक 24 लोगों की मौत की खबरें। सेना के गए तैनात, आक्रोशित जनता, भयंकर विद्रोह, प्रधानमंत्री भाग निकले, हिल गया पूरा देश, पूरा नेपाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक खूनी संघर्ष, संसद भवन के अंदर गोलीबारी की तस्वीरें क्यों शुरू हो गईं? आखिर सेना क्यों तैनात करनी पड़ गई? पुलिस फायरिंग क्यों हो रही है? पथराव क्यों हुआ? गोलीबारी क्यों हुई? नेपाल में ये सब कुछ क्यों हुआ और उसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? आखिर नेपाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति जो कुछ उत्पन्न हुई, उसके पीछे किसका हाथ है? क्या चाइना का, अमेरिका का, या नेपाल के अंदर जो राजशाही वापसी लाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? क्या एक षड्यंत्र के तहत मौजूदा वक्त की नेपाल की सरकार को गिराने की साजिश है? और इसका भारत पर इंपैक्ट क्या पड़ने जा रहा है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर बेहद अहम है। दोस्तों, सबसे पहले इस वक्त आपको नेपाल के उन हालात से आगाह करा देता हूं जो कि डराने वाले अपडेट है। नेपाल के संसद भवन में प्रदर्शनकारी जिस तरीके से घुसे, बिल्कुल बांग्लादेशी अंदाज में, नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर डरावने वाले जो विद्रोह प्रदर्शन चल रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में जेन जेड लड़के और लड़कियां सड़कों पर हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह कि अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतों की खबर है। प्रदर्शनकारी देखते देखते संसद भवन के अंदर, परिसर के अंदर घुस गए। पुलिस आंसू गैस छोड़ती रही, लाठीचार्ज करती रही, वाटर कैनन चलाती रही, मगर स्थितियां काबू में नहीं हुई। और इन प्रदर्शन के दरमियान अब तक 24 लोगों की मौतों की खबर है। नेशनल ट्रॉमा सेंटर नेपाल की बात करें तो वहां पर करीब 14 लोगों की मौतें हुई। संसद भवन के बाहर गोलीबारी जारी है अभी भी। अब तक गोली लगने की वजह से करीब 80 से 150 लोगों के घायल होने की खबर है। पोखरा और इटहरी में गोली चलने की खबरें आई। पोखरा में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर भी पथराव हुआ। जेन जेड प्रोटेस्ट में अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि अब तक उसमें 24 लोग मारे जा चुके हैं। अब तक 150 से ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं जिस वजह से घायल हैं। खबरें, काठमांडू प्रशासन ने जो तोड़फोड़ करने वालों को देखते हुए फौरन गोली मारने का आदेश दिया। पुलिस ने जिस इमारत से गोली चलाई थी उसमें तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने संसद की इमारत के गेट नंबर 2 के पास में आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से बढ़ती रही, अभी आग बुझी भी नहीं। काठमांडू में जेन जेड प्रोटेस्ट के उग्र होने के बाद नेपाली सेना की तैनाती कर दी गई। सरकार ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए इमरजेंसी सुरक्षा बैठक की और ऐसे में रात 10 बजे तक और फिर उसे अगले दिन तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया नेपाल के अंदर। दोस्तों, कौन है इसके पीछे? क्या चाइना है? लेकिन चाइना क्यों होगा? क्या अमेरिका है? क्या कारण है? कौन नेपाल की सरकार को स्थिर कराना चाहता है? या बहुत सारे लोग भारत के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब, भारत तो नेपाल के अंदर रजवाड़े फैमिली का, राजशाही का समर्थक रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ काठमांडू में जिस तरीके के उग्र प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से जेन जेड रेवोल्यूशन शुरू हुए, उससे प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। खबरें ऐसी हैं कि वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि वो भाग खड़े हुए। अब आप खुद सोचिए, प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। ये सब कुछ युवा पीढ़ी कर रही है। क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया, इसलिए उसी के खिलाफ में तख्ता पलट जैसी स्थिति है। पूर्व विदेश मंत्री नेपाल के प्रदीप ग्यावली कहते हैं कि जेन जी पीढ़ी के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके लिए मंच तलाशने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आप जिस जेन जेड को सुन रहे हैं उसका मतलब है 1995 के बाद पैदा हुए लोग, जो अब 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच में है, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ में बड़े हुए डिजिटल नागरिक की दुनिया है। दुनिया में क्या चल रहा है, उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, उनसे अवगत है। न्याय और समानता क्यों ज़रूरी है, उसके प्रति सचेत है।
इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म, फेमस प्लेटफॉर्म के नेपाल में लाखों यूजर्स हैं जो एंटरटेनमेंट, न्यूज़ और बिजनेस के लिए उन पर निर्भर करते हैं। दरअसल नेपाल के जेनजेड ने 8 सितंबर को पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी, उसे अंजाम भी दिया। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकार के नियंत्रण के विरोध में मैतीघर, काठमांडू, देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में प्रदर्शन रहा। इसके आंदोलन का लक्ष्य नेताओं को जवाबदेह बनाना, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और युवा लोगों को निराशा है उसकी आवाज देना। दोस्तों, नेपाल के कई बड़े मशहूर जो एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में आ गए। एक्टर मदन कृष्ण श्रेष्ठ और हरिवंश आचार्य की फेसबुक पर युवाओं की तारीफ देखने को मिली। आचार्य ने एक नई सड़क को जल्दी बिगड़ने पर कहा कि मैं रोज सोचता था कि ये सड़क इतनी जल्दी क्यों खराब हो गई, लेकिन युवा सिर्फ सोचते नहीं, सवाल पूछते हैं। ये क्यों टूटी, कैसे टूटी, कौन जिम्मेदार? एक उदाहरण है। युवा सिस्टम के खिलाफ नहीं, नेताओं की गलतियों के खिलाफ है। उन्होंने नेताओं से कहा कि अच्छा काम करें, जिम्मेदार युवाओं को साथ दें। एक्टर मदन कृष्ण है, वो मदन कृष्ण श्रेष्ठ, वो कहते हैं कि मैंने नेपाल के हर दौर को देखा, आवाज़ें दबाई गईं, भतीजावाद बढ़ा, सत्ता के लालच पर जिस किस्म की स्थिति देखने को मिली, अभी फिर से सत्ता की लालच चरम पर है। हर दिन हजारों लाखों युवा विदेश में काम करने के लिए मजबूर हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। नेपाल माता भी रो रही है। युवा देश का भविष्य है और उनके सपने नेपाल के सपने हैं। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। जेन जी की आवाज़ सुननी जानी चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। दोस्तों, ये कौन कह रहा है? ये सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं कह रहे हैं, विपक्ष से जुड़े हुए लोग नहीं कह रहे हैं। ये दरअसल नेपाल के बड़े सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी आवाज़ खुल करके रखते हैं। हमारे भारत देश की तरह नहीं, एक चुप हजार चुप, कि जब बोलने की आज़ादी हो तो बोल दें। पेट्रोल पर कार के बजाय बैलगाड़ी से जाने की बात कह दें, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से 2014 के पहले, 14 के बाद जबकि कई गुना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, तो उनकी एक चुप हजार चुप। हिम्मत नहीं बड़े से बड़े शहंशाह, बड़े से बड़े बादशाह, बड़े से बड़े खांटी एक्टर के अंदर। कुछ लोग जो खुद को मोदी का अर्चा, चर्चा, चमचा, कढ़ाई सब कुछ कहते हैं, वो तो रेखते हुए नजर आते हैं। खैर दोस्तों, यानी कि नेपाल में बद से बदतर हालात जिस अंदाज में है, कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ राजा परिवार भी सत्ता में राजशाही लाने के लिए जोराजमाइश कर रहा है। ऐसे में राजशाही लाने वालों की हिमायत वाले नेपालियों या दूसरे देश पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू में कि नेपाल ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन किया और इन प्लेटफॉर्म को 7 दिनों के भीतर नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकृत करवाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। के शर्मा ओली सरकार ने कंपनियों के लिए पंजीकरण पूरा कराने के लिए 28 अगस्त से 7 दिनों की समय सीमा तय की थी। इस समय जिस तौर पर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले खत्म हुई और उसके बाद में बैन किया। अधिकारी कहते हैं कि ये प्रतिबंध पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। मंत्रालय ने संबंधित कंपनियों को पत्र जारी करना शुरू कर दिया। नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म को निलंबित करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। इसे लेकर के पूरे देश में बवाल रहा। हालांकि दोस्तों, अब तक नेपाल में टिकटॉक, वीटॉक, वाइबर, निम्बॉस जैसे प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड हो चुके हैं। टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी प्रक्रिया में है, लेकिन मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मूल कंपनी अल्फाबेट, यूट्यूब, एक्स, रेडिट या लिंक्डइन सहित किसी भी प्रमुख प्लेटफॉर्म ने अभी तक आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया। नेपाली अधिकारियों के अनुसार प्लेटफॉर्म द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने और राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के बाद सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर प्लेटफॉर्म अमेरिका की हैं, वहीं जिन्हें मंजूरी मिली हुई है वो चीन के हैं। दोस्तों, मार्च 2016 में हुए समझौते से चीन ने नेपाल के तीसरे देश से व्यापार करने के लिए चीन की बंदरगाह तक पहुंच प्रदान की, जो नेपाल के रुथ यानी कि लैंड लॉक स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम था। और इसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के लिए रास्ता बना दिया, जिस पर 14 महीने के बाद 2017 में हस्ताक्षर किए। और इसके साथ ही
सिंगुपाल चौक में जिला अस्पताल, नेपाल सशस्त्र बल पुलिस बल अकादमी के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल सरकार के अनुदान देने के लिए चीन की सरकार के द्वारा की गई मदद ने चीन की भागीदारी को विशेष रूप से BRI के तहत कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के लिए 9 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर के साथ बाहरी समर्थन से सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। दोस्तों, भारत के नजरिए से क्या है? BBC की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत के हित में नेपाल के अंदर अशांति और स्थिरता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा ही नेपाल के पक्ष में रहा कि नेपाल के अंदर बेहतर लोकतंत्र रहे, शांति रहे। भीतर नेपाल के सरकार का फैसला वहां के लोग और राजनीतिक दल करें। भारत नेपाल का रिश्ता पुराना है। अब इसमें यह मायने नहीं रखता कि सत्ता में कौन है। हालांकि राजशाही के साथ में भारत की यानी कि मौजूदा वक्त की सरकार के संबंध ज्यादा बेहतर थे, लेकिन पिछले दशक में देखें तो दोनों देशों के रिश्तों में रार आई है। कुछ मामलों पर कभी तनाव देखने को मिला है, कुछ मामलों पर ज्यादा स्थिति बिगड़ते हुए देखा, और इसके लिए जिम्मेदार माना गया चीन को। ऐसा कहा गया कि चीन जिस तरीके से नेपाल के साथ मिलकर भारत के साथ में खेल कर रहा है, जिस तरह बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के साथ खेल कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ खेल कर रहा है, जिस तरीके से श्रीलंका के साथ मिलकर भारत के साथ खेल कर रहा है, यानी कि भारत को चौतरफा घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर करके इन्वेस्टमेंट करके नेपाल कर रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं दोस्तों कि दरअसल चीन ने ही नेपाल के अंदर यह अशांति की बुनियाद डाली है। कुछ लोग दूसरे लोगों को बता रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार। अब जिम्मेदार कौन है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन दोस्तों 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें डरा रही हैं। पल पल के अपडेट के साथ आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।